दोस्तों, कुमार अंबुज प्रतिरोध के ऐसे कवि हैं जिनकी कविताएं बड़ी सुगमता से हमारे समाज में हमारे कष्ट भरे जीवन को लगातार अभिव्यक्त कर रही हैं। आज फिर एक नया इतवार है और मैं रूबरू हूँ अपने शोधार्थियों विद्यार्थियों के साथ सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में उनकी 5 कविताओं के साथ। आज हमारे विशिष्ट कवि हैं कुमार अंबुज। हमारे चारों ओर जो बिखरी हुई जटिलताएं हैं, जो जीने की निर्मम शर्तों को मानकर भी हम संवेदनहीन होकर केवल जीवन जी रहे हैं, संवेदन शून्य होते जा रहे हैं। ऐसा जीवन जिसमें भीतर ही भीतर बुनियादी सवालों से, विरोधाभासों से लगातार जूझ रहे हैं। कुमार अंबुज की कविताएं ऐसी ही बुनियादी सवालों को, विसंगतियों को, विरोधाभासों को अपनी कविताओं के जरिए, कविताओं की भावभूमि पर लगातार हमारे समय का पूरा फलक, पूरा परिदृश्य सामने रख रही है। अपनी कविताओं के साथ कुमार अंबुज वर्तमान समय की सच्चाई और उनकी कविताओं को में जो प्रतिरोध का स्वर है, दरअसल वही उनकी कविताओं की खूबी भी है। हर समय लगातार जैसे वो समाज की जड़ता को, समाज की विद्रूपता को, बदसूरती को, कुटिल कुचक्रों को, या जो राजनीति में पसरी है ये तमाम क्रूर नीतियाँ, और हमारे पुरखों ने जो हमें विरासत में दी है कि हम उसे ज़्यादा गौर से अब देख पाएँ। हमारी वो खोखली दृष्टि, वो पारंपरिक क्या कह सकते हैं, रूढ़ियाँ, जो खंडित मूल्य थे, उनको देखने का नजरिया दरअसल कुमार अंबुज दे रहे हैं। अब ये खोखली दृष्टि जिसने हमें समाज को और स्त्री को और कभी उस तरफ से देखने ही नहीं दिया, उस तरह से देखने ही नहीं दिया जिस तरह हम उसे देखना चाह रहे थे। स्त्रियों की जो कोमलता है उसे या तो आध्यात्मिक जामा पहना दिया गया और नहीं तो उसे रहस्य का एक आवरण दे दिया गया। ऐसी खंडित दृष्टि के प्रति कुमार अंबुज की कविताएं मोर्चा खोलती हैं। उनकी कविताओं में मनुष्यता है, शोषण का जो कुचक्र चल रहा है उसका प्रबल विरोध है। स्त्री विमर्श के भी कई नायाब नायाब मुहावरे कुमार अंबुज दे जाते हैं। कविताओं में कई ऐसी पंक्तियां छनकर निकलती हैं कि आप उसे देखें, समझें कि लगता है कि पुरुष की दृष्टि से स्त्री का विमर्श कितना महत्वपूर्ण है, स्त्री को वह किस तरह से देख रहा है, वो पारंपरिक नज़र को और नज़रिए को बदल रहा है। दरअसल समाज में परिवर्तन को वो दस्तक दे रहा है। कविता संग्रह इनके 1992 में किवाड़, जिस शीर्षक कविता को भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार भी मिला। क्रूरता 1996 में, ये इनका दूसरा कविता संग्रह है। उसके बाद अनंतिम 98 में, अतिक्रमण 2002 में और अमीरी रेखा 2011। ये तमाम कविता संग्रह कुमार अंबुज के विशेष रूप से चर्चित हुए। अलग और प्रशंसित संग्रह विशेष रूप से अमीरी रेखा, अतिक्रमण, अनंतिम, ये सब विशेष रूप से चर्चित हुए। इनका जो शिल्प है, जो कथ्य है, कंटेंट और कॉन्सेप्ट, दरअसल कहानियों में, पत्र पत्रिकाओं में लगातार इनकी कविता का कंटेंट और कॉन्सेप्ट सराहा गया है। यही उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है। कई संग्रह के रूप में, जैसे इच्छाएं 2008 में, या कविता के लिए भारत भूषण अग्रवाल, श्रीकांत वर्मा सम्मान, गिरिजा कुमार माथुर सम्मान, केदार सम्मान, माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार और वागीश्वरी पुरस्कार, ये सभी पुरस्कार कुमार अंबुज को नवाजे गए हैं। शोधार्थियों, आज हम कवि के से परिचित तो हो ही रहे हैं। उनकी 5 कविताओं विशेष पर बात करूंगी। मैं कविताएं पहले आपको सुनाऊंगी, उनका पाठ करूंगी और फिर
मेरी जितनी थोड़ी बहुत समझ है उस पर हम लोग बीच बीच में कविताओं में थोड़ा सा विवेचन आलोचन करते चलेंगे। पहली कविता है मेरी पसंद की, किवाड़। ये सिर्फ किवाड़ नहीं है, जब ये हिलते हैं माँ हिल जाती है। ये सिर्फ किवाड़ नहीं है, जब ये हिलते हैं माँ हिल जाती है और चौकस आंखों से दिखती है क्या हुआ। मोटी साकल की 4 कड़ियों में एक पूरी उम्र और स्मृतियां बंधी हुई हैं। जब साकल बजती है बहुत कुछ बच जाता है घर में। जब साकल बजती है बहुत कुछ बच जाता है घर में। इन किवाड़ों पर चंदा, सूरज और नाग देवता बने हुए हैं। एक विश्वास और सुरक्षा खुदी हुई है इन पर। एक विश्वास और सुरक्षा खुदी हुई है इन पर। इन्हें देखकर हमें पिता की याद आती है। इन्हें देखकर हमें पिता की याद आती है। भैया जब इन्हें बदलवाने कहते हैं माँ दहल जाती है और कई रातों तक पिता उसके सपनों में आते रहते हैं। ये पुराने हैं लेकिन कमजोर नहीं। इनके दोलन में एक वजनदारी है। ये जब खुलते हैं एक पूरी दुनिया हमारी तरफ खुलती है। एक पूरी दुनिया हमारी तरफ खुलती है। जब ये नहीं होंगे घर घर नहीं रहेगा। जब ये नहीं होंगे घर घर नहीं रहेगा। कितना अच्छा और सटीक बिंब दे रहे हैं कुमार अम्बुज। किवाड़ नहीं है सुरक्षा और संरक्षण का दरवाजा, दरअसल वो पिता का प्रतिबिंब बन रहा है, पिता का सिंबल बन रहा है। पिता की तरह उस घर को संभाले हुए है, उस घर को सुरक्षा दे रहा है और पिता की तरह ओट दिए हुए है, घर को बचाए हुए है किवाड़। तो पुराना हमेशा ही जर्जर हो, पुराना हमेशा ही ध्वस्त करने लायक हो, पुराना हमेशा ही नगण्य हो, ऐसा नहीं होता। परंपराओं में भी बहुत से। दोस्तों, मेरी पसंद की दूसरी कविता कुमार अम्बुज की, धीरे धीरे क्षमा भाव समाप्त हो जाएगा। प्रेम की आकांक्षा तो होगी मगर जरूरत न रह जाएगी। झर जाएगी पानी की बेचैनी और खो देने की पीड़ा। झर जाएगी पाने की बेचैनी और खो देने की पीड़ा। क्रोध अकेला न रह जाएगा, वह संगठित हो जाएगा। एक अनंत प्रतियोगिता होगी जिसमें लोग पराजित न होने के लिए, एक अनंत प्रतियोगिता होगी जिसमें लोग पराजित न होने के लिए नहीं, अपनी श्रेष्ठता के लिए युद्धरत होंगे। तब आएगी क्रूरता, पहले हृदय में आएगी और चेहरे पर न दिखेगी। पहले हृदय में आएगी, पहले हृदय में आएगी और चेहरे पर न दिखेगी। फिर घटित होगी धर्म ग्रंथों की व्याख्या में, फिर इतिहास में, फिर भविष्यवाणियों में। फिर वह जनता का आदर्श हो जाएंगी। निरर्थक हो जाएगा विलाप। दूसरी मृत्यु थाम लेगी पहली मृत्यु से उपजे आंसू। पड़ोसी सांत्वना नहीं एक हथियार देगा। तब आएगी क्रूरता और आहत नहीं करेगी हमारी आत्मा को। फिर वह चेहरे पर भी देखेगी लेकिन अलग से पहचानी न जाएगी। तब वह चेहरे पर भी दिखेगी लेकिन अलग से पहचानी न जाएगी। सब तरफ होंगे एक जैसे चेहरे, सब तरफ होंगे एक जैसे चेहरे। सब अपनी अपनी तरह से कर रहे होंगे क्रूरता और सभी में गौरव भाव होगा। वह संस्कृति की तरह आएगी, उसका कोई विरोधी नहीं होगा। कोशिश सिर्फ यह होगी कि किस तरह वह अधिक सभ्य और अधिक ऐतिहासिक हो। वह भावी इतिहास की लज्जा की तरह आएगी और सोख लेगी हमारी सारी करुणा, हमारा सारा संसार। यदि ज्यादा संभव है तो वह आए, यही ज्यादा संभव है कि वह आए और लंबे समय तक हमें पता ही न चले उसका आना। साथियों, क्रूरता का आना, हिंसा का, उपद्रव का और समाज में जो अराजकता धीरे धीरे पसर रही है, फैल रही है सब तरफ, ये धीरे धीरे हम इसकी दिनचर्या में, आदत में इसकी आदत ढल चुकी है हमें। और अब हम लगता है जैसे कि यह
या हमारे साथ साथ बनी है, चली आ रही है। इसीलिए हम अपने पारंपरिक गौरव को, अपने सांस्कृतिक इतिहास को धीरे धीरे उस गरिमा को भुलाए जा रहे हैं और इस क्रूरता का धीरे धीरे धीमे जहर की तरह अपनी ऐसी पैठ बना लेना कि पहले हम जब क्रूर और हिंसक होते थे तो थोड़े शर्मिंदा होते थे, थोड़ा चेहरे पर झलकता था, थोड़ी झिझक आती थी, थोड़ा अपने से नजर मिलाने में संकोच होता था, पर अब कुछ ऐसा नहीं हो रहा। यही अफसोस की बात है, यही दुखद है कि अब कुछ ऐसा नहीं हो रहा और कुमार अंबुज को इसकी चिंता है। जो भी अपने सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ कवि होता है, जिसको भी हित चिंता होती है समय और समाज की, और समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो ज़रूरी फेरबदल हो रहे हैं, जो उसके स्पंदन को चिंता पहचानता है, वो कुमार अंबुज हैं। और उन्होंने ये देख लिया कि ये हिंसा, ये क्रूरता, ये कुटिलता, ये छल, ये प्रपंच मनुष्य की नसों में प्रवाहित होने लगे हैं खून के बदले, और हम धीरे धीरे ये हमारी आदिम ज़रूरत होती जा रही है। यही दुखद है। दूसरी कविता है, जब वे बुलबुल थीं उन्होंने खाना बनाया। बड़े चाव से स्त्री की पूरी महागाथा है, स्त्री की जीवन की पूरी यात्रा है, उसका शैशव, बचपन, उसका युवा काल, उसका मध्यकाल और उसके बाद उसका बुढ़ापा। लेकिन लगातार वह सेवारत है, लगातार समर्पण में और त्याग में जूझती जा रही है, गृहस्थ को, कुटुंब को, घर को समेटने में। ये कविता देखिए, जब वे बुलबुल थीं उन्होंने खाना बनाया, फिर हिरनी होकर, फिर फूलों की डाली होकर, जब नन्ही धूप थी, झूम रही थी हवाओं के साथ, जब सब तरफ फैली हुई थी कुनकुनी धूप, उन्होंने अपने सपनों को गूंथा, हृदय के आकाश के तारे तोड़कर डाले, भीतर की कलियों का रस मिलाया, लेकिन आखिर में उन्हें सुनाई दी थाली फेंकने की आवाज। जो सेवा, जो शुश्रूषा, जो समर्पण, जो त्याग औरत की गाथा में है, पुरुष की गाथा में आदि से अंत तक वही वर्चस्व का, वही दबदबेपन का, वही दबंगई का कि वो कविता साक्षी है। आपने उन्हें सुंदर कहा तो उन्होंने खाना बनाया, और डायन कहा तब भी। बच्चे को गर्भ में रखकर उन्होंने खाना बनाया, फिर बच्चे को गोद में लेकर उन्होंने अपने सपनों के बीच, ठीक बीच में खाना बनाया। तुम्हारे सपनों में भी वे बनाती रही खाना, पहले तन्वी में वो खाना बनाया, फिर बेडौल होकर वे समुद्रों से नहाकर लौटी तो खाना बनाया, सितारों को छूकर आई तब भी उन्होंने कई बार सिर्फ एक आलू एक प्याज से खाना बनाया। ये जुगाड़, ये किसी भी तरह से गृहस्थी में पता नहीं लगने देती, कमी का, अभाव का भाव होने नहीं देती घर और परिवार को। वो स्त्री ही है जो घर की केंद्रीय धुरी है, जो पूरे घर को की छत संभाले होती है और दीवारों को समेटे होती है, ओट दिए होती है। उन्होंने कई बार सिर्फ एक आलू एक प्याज से खाना बनाया, और कितनी ही बार सिर्फ अपने सब्र से, दुखती कमर में, चढ़ते बुखार में, बाहर के तूफान में, भीतर की बाढ़ में उन्होंने खाना बनाया। किसी भी स्थिति में कभी भी उफ नहीं हुई, और वे लगातार अनवरत अथक परिश्रम में लीन रही। बाहर के तूफान में, भीतर की बाढ़ में उन्होंने खाना बनाया, फिर वात्सल्य में भरकर उन्होंने उमक कर खाना बनाया। आपने उनसे आधी रात में खाना बनवाया, 20-20 आदमियों का खाना बनवाया, ज्ञात अज्ञात स्त्रियों का उदाहरण पेश करते हुए खाना बनवाया, कई बार आंख दिखाकर, कई बार लात लगाकर, आप चीखे उफ इतना नमक, और भूल गए उन आंसुओं को। आप चीखे उफ इतना नमक और भूल गए उन आंसुओं को, जो जमीन पर गिरने से पहले गिरते रहे तश्तरियों में, कटोरियों में। कभी उनका पूरा सप्ताह इस खुशी में गुजर गया कि पिछले बुधवार बिना चीखे चिल्लाए खा लिया गया था खाना, कि परसों 2 बार वाह वाह मिली उस अतिथि का शुक्रिया जिसने भरपेट खाया और धन्यवाद दिया, और उसका भी जिसने अभिनय के साथ ही सही हाथ में कौर लेते ही तारीफ की।
वे क्लर्क हुई, वे अफसर हुई। उन्होंने फर्राटेदार दौड़ लगाई और सितार बजाया, लेकिन हर बार उनके सामने रख दी गई एक ही कसौटी। अब वे थकान की चट्टान पर पीस रही हैं चटनी, रात की चढ़ाई पर बेल रही हैं रोटियां। उनके गले से, पीठ से, उनके अंधेरों से रिस रहा है पसीना। उनके अंधेरों से रिस रहा है पसीना। रेलें बह निकले हैं पिंडलियों तक और वे कह रही हैं, यह रोटी लो, यह गरम है। उन्हें सुबह की नींद में खाना बनाना पड़ा, फिर दोपहर की नींद में, फिर रात की नींद में, और फिर नींद की नींद में भी उन्हें खाना बनाना पड़ा। बहुत बढ़िया। उनके तलवों में जमा हो गया खून, झुकने लगी है रीढ़, घुटनों पर दस्तक दे रहा है गठिया। आपने शायद ध्यान नहीं दिया है, पिछले कई दिनों से उन्होंने बैठकर खाना बनाना शुरू कर दिया है, हालांकि उनसे ठीक तरह से बैठा भी नहीं जाता। इस बेबसी को, इस लाचारी को, इस ज़रूरत को और उसके तन और मन की गवाही कितनी भी हो, कितने भी साक्ष्य प्रमाण जुटाए जाए, ये निर्मम पुरुष हमेशा उसे इसी तरह से क्या कह सकते हैं, अपनी ज़रूरत बनाए रखा चाहत नहीं। और वह उसकी ज़रूरत ही है जो लगातार मुसल में कूट कर, जांत में पिस कर, उबहन में लटक कर, पगहे से बंध कर, लगातार अपने को सिलबट्टे पर पिस कर महीन करती गई अपना उम्र, अपनी सारी उम्र लगा दी उन्होंने। और उसकी पहचान सिर्फ दो बोल तारीफ, दो मीठे बोल, जिसको क्या कह सकते हैं कि केवल फरमाइशी दो मीठे बोल, जिसमें सच्चाई कम नजर आती है, प्रदर्शन अधिक होता है। कुमार रंबुज एक पुरुष होते हुए इस व्यथा को, इस पीड़ा को, इस यंत्रणा को समझ पाए। बहुत खूब। अब तीसरी कविता। हमारे वर्तमान के टीले के पीछे है अभी भी वह समय, जब बहुत कम थी घर में चीजें और कहीं कोई कमी नहीं लगती थी। फिर तेजी से बदलते रहे चीजों के अर्थ, नए नए मिलने वालों और गरिष्ठ होते एक निजी संसार में, देखते हुए नए सामान, भूलते हुए बचपन। लगता है पीछे छूट गई प्रत्यक्ष गरीबी, जैसे सब कुछ सबसे पहले छूटता है साइकिल चलाना। उधर लगभग एक सा ही चला आता है दुनिया में भूख और गरीबी का जीवन, बढ़ाता हुआ रोज अपना आकार। भूख और गरीबी का जीवन बढ़ाता हुआ रोज अपना आकार, ओझल होता उन लोगों की निगाह से जिन्होंने अभी अभी पीछे छोड़ी है एक मटमैली दुनिया। थोड़ी सी ही संपन्नता की ओट में छिप जाता है विशाल रोता कलपता दुख भरा संसार। ये जो विशाल रोता कलपता दुख भरा संसार है साथियों, दरअसल यही वास्तविकता है, वही हमारा वर्तमान है। अतीत की परछाई, प्रतिबिंब वर्तमान पर भी पड़ रही है, और अतीत जो जोर जबरदस्ती से भुलाए जाने के लिए आकुल व्याकुल है, अतीत जो विपन्नता से भरा हुआ था, अभाव से भरा हुआ था, लेकिन उसकी समृद्धि, उसकी संपन्नता, उसकी गरिमा और उसका क्या कह सकते हैं, उसका गौरव कि हम जो गर्बीली गरीबी होती है, गरीबी का जो ठाठ होता है, जो ठसक होती है, हम धीरे धीरे अपने वर्तमान में उसे लाचारी और विपन्नता मानने लगते हैं। कुमार रंबुज इन कविता की पंक्तियों में अपने अतीत को याद कर रहे हैं। हर कोई अतीत जीवी होता है, अतीत लुभाता है, अतीत पसंद रहता है, वर्तमान लगातार जटिल होता जाता है। हम कल की आशा में आज को खो रहे होते हैं, और वो कल फिर वर्तमान हो जाता है, वह फिर से उतना ही कठोर, कुटिल और क्या कह सकते हैं, कठिन हो जाता है, और हम फिर आज को अतीत के रूप में जीने लगते हैं, याद करने लगते हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छी कविता थी। और ये पांचवी कविता। अपनी इच्छा में मैं बांस के झुरमुट के बीच एक मचान पर रहता हूँ।
यूं ही घूमता फिरता हूँ, उड़ता हूँ, कुलांचे भरता हूँ, कभी चिड़िया बन जाता हूँ, कभी हिरण। पेड़ तो इतनी बार बना हूँ कि पेड़ मुझे अपने जैसा ही मानते हैं। संभ्रम में कई बार मुझ पर रात में रहने चले आते हैं तोते। नदी के किनारे पत्थर बनकर सेकता हूँ धूप। अपने जीवन में मैं मोहल्ले की तीसरी गली में रहता हूँ। गमले में उगी मीठी नीम देखता हूँ। रोज दाढ़ी बनाता हूँ, आहें भरता हूँ, नौकरी करता हूँ। बुखार आने पर खाता हूँ खिचड़ी और पैरासिटामॉल। एक झाड़ू का, पपीते का और प्लास्टिक की बाल्टी का करता हूँ मोल भाव। खाने में पत्नी से मांगता हूँ हरी मिर्च। चंद्रमा को देखता हूँ, सितारों को देखता हूँ और इच्छाओं को इच्छा के ही जादू से बना लेता हूँ तारे। वास्तविकता और कल्पना, स्वप्न। वास्तविकता और स्वप्न की यहाँ पर बुना है कुमार अंबुज ने। मैं एक साधारण हूँ, सर्वसाधारण के बीच से हूँ, अपनी रेगुलर की दिनचर्या में हूँ। जो कुछ मेरी दिनचर्या में है वह सब कुछ करता हूँ, आदतन करता हूँ, और उसके साथ साथ सपने भी देखता हूँ, कल्पनाएं भी करता हूँ। उड़ने की चाह है, उन्मुक्त होने की चाह है, आकाश भ्रमण की चाह है, और उन सारी चाह के बाद पुष्पित पल्लवित होने की चाह है। उन सारी चाह के बाद सितारा बनने, सूरज चांद को देखता हूँ हसरत से, और अपने सपनों में सितारे को ढूंढता हूँ। तो हर व्यक्ति, हर आदमी से व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए कुमार अंबुज दरअसल आदमी के सपनों को, कि वह अपने स्वप्न में ही बहुत सारा अपने जीवन का हिस्सा जीता है, और वह आशान्वित है। सर्वसाधारण होने के बावजूद वह विरक्त नहीं होता जीवन से। वह जीवन की दिनचर्या जीते हुए, जो कि जटिल है, जो कि कठिन है, जो कि कर्कश है, और बिताई जा रही है बस प्रक्रिया में, लेकिन इस बिताए जाने में और वो हो जाने में, उस सपने में भी एक आस और प्यास बनी रहती है लगातार कुमार अंबुज की। और बेहतरीन कविताएं थीं कवि। आपको सैल्यूट। मेरे शोधार्थियों के लिए, मेरे विद्यार्थियों के लिए ये 5 कविताएं बहुत ही उपयोगी होंगी। बहुत शुक्रिया।